दोस्तों हम पहला टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच आज शाम 5 बजे से डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। दोस्तों इस ग्राउंड पर जो है एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। 140-150 का एवरेज वाला स्कोर लगभग अधिकतर मैचेस में यहाँ पर बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक ठाक कंडीशन रहती है, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में यहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके लिए थोड़ा सा इजी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। ठीक, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं बल्लेबाजी सेक्शन में। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर औसतन 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ईजी हो। बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर 8-9 या 10 विकेट गिरते हैं। ठीक है, वरना 5 से 7 विकेट औसतन रहता है। ठीक, अगर मैं बात करूं बॉलिंग की तो यहाँ पर क्या रहता है, पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आप 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं तो आप बॉलर को उस अकॉर्डिंग सेट करके चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 2 प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक, वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां एक बार भी अभी तक जिस टीम ने बल्लेबाजी की उसने अपना मुकाबला नहीं जीता है। जिस टीम ने बल्लेबाजी सेकंड की उसने सारे के सारे अपने मुकाबले जीते हैं और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 155 रन का। तो इस बात से भी आपको क्लियर है कि भाई जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो 100% रहेंगे। लेकिन अब कौन सी टीम जीतेगी, कैसे क्या होगा, इसके लिए कई चीज़ें निर्भर करती हैं कि भाई किस प्रकार इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है ना, तो और उनके प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, तो ये तमाम चीज़ें आपको दिमाग में रखकर टीम बनानी पड़ती है। ठीक है ना, बॉलिंग सेक्शन से भी आपको देखना पड़ता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर को पीछे मदद है या स्पिनर को मदद है तो कितनी मदद है। ठीक है, अगर एक आध विकेट ले रहे हैं तो मैं ऑलराउंडर से काम भी चला सकता हूँ। अगर ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं तो उसके बाद आपको रेगुलर स्पिनर के साथ भी जाना पड़ सकता है, या किसी मैच में आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आप रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर। तो ये क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, चाहे वो इंडिया खेले या फिर वेस्ट इंडीज़। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम करंट के रिकॉर्ड की, जो 2024 में इस ग्राउंड पर टी20 मुकाबले खेले गए हैं, तो 2024 में इस ग्राउंड पर टोटल 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। जिस टीम ने भी बैटिंग सेकंड किया उसने अपने तीनों के 3 मुकाबले जीते हैं और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 140 रन। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस इस रिकॉर्ड के बेस पर 100% रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि भाई क्या टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चले उसके बेस पर भी हम फोकस करके चलेंगे। ठीक, इन 3 मुकाबलों में टोटल 32 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 8 विकेट गिरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में 32 विकेट और सेकेंड इनिंग में टोटल 32 विकेट में से 24 विकेट फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे हैं। तो हमारे लिए सीधी बात है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हमारे पास उनके जो बॉलर रहेंगे वो बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। और सेकेंड इनिंग में जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑलराउंडर प्लेयरों को भी पिक करके चल सकते हैं, या किसी मैच में एक पेसर और स्पिनर के का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं अलग कंडीशन के बेस पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर देखिए 150 से कम का स्कोर बना है 3 बार और 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर बात करें 140 से 150 वाले मुकाबले यहाँ पर अधिकतर मुकाबले होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक, अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो देखिए ये है 9 जनवरी 2024 का मुकाबला, जहां इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 147 रन बनाए, विकेट कितने गए 6। ऑस्ट्रेलिया ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है, एक मुकाबला ये है, पावर प्ले में यहाँ 1 विकेट गिर रहा है, यहाँ पर 0 विकेट गिर रहा है। ठीक, यानी कि ये वाला मुकाबले में चेज हो गया है। और दूसरा क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई टीम जिस टीम बैटिंग फर्स्ट किया उसने मुकाबला नहीं जीता है, तो सीधी बात है इस वाले में इंडिया ने 130 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, और ऑस्ट्रेलिया ने उसको आसानी से चेज कर लिया 134 रन बनाकर। ठीक है, पावर प्ले में 2 विकेट, पावर प्ले में 0 विकेट। सेकेंड इनिंग में आपको दोनों मैचेस में देखने को मिला होगा, यहाँ पर भी 0 विकेट गिर रहा है और इस वाले मैच में भी सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, और फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट यहाँ गिर रहा है
और से इस दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैच को आधार मानकर क्या बनाएंगे, हम टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो जीत ही रही है। अभी तक सारे मुकाबले उसने ही जीते हैं, तो कभी 140 बनता है, कभी 150 बनता है। स्कोर में थोड़ा 10-20 रन का ही अंतर रहेगा, ठीक है। ठीक, हम इस वाले मैच को अगर आधार मानकर टीम बनाएं तो हमको पता है कि भाई एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला स्कोर होता है इस ग्राउंड पर। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक, तो कंडीशन होंगी 2, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया वुमेंस की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 1, 2 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि मुकाबला ऐसा जैसा होगा ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत बदलाव करके जरूर चलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन रहती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, स्मृति मंदाना, उमा छेत्री इस वाले मैच में ओपनिंग कर सकती हैं, और नंबर 3 पर आती हैं हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यह है दोस्तों, स्मृति मंदाना की फॉर्म ठीक है, ठीक टच में है वो, ठीक है। और नंबर 2 पर उमा छेत्री की फॉर्म कोई खास है नहीं, और नंबर 3 पर आपको मिलेंगी हरमनप्रीत कौर, जो कि ठीक फॉर्म में है। तो टॉप 3 में से इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर, ये 2 एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो वो कोई भी विकेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, जमाइमा रॉड्रिक्स, नंबर 5 पर ऋचा घोष, नंबर 6 पर आपको कौन मिल सकती हैं, मीनू मानी। ये नंबर 6 पर मीनू मानी भी आपको मिल सकती हैं। तो उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, जमाइमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष और मीनू मानी की, तो सभी प्लेयर, जमाइमा रॉड्रिक्स की फॉर्म अच्छी है, ऋचा घोष एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। और मीनू मानी ये ऑलराउंडर प्लेयर है, बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं और गेंदबाजी भी। तो इन 6 प्लेयरों में से इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रॉड्रिक्स और मीनू मानी, ये 4 प्लेयरों पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। किसी मैच में आप ऋचा घोष को पिक करेंगे तब आप चाहे तो स्मृति मंदाना या हरमनप्रीत कौर या जमाइमा रॉड्रिक्स में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। चाहे कुछ भी मुकाबला हो, कैसा भी मुकाबला हो, टॉप 6 में से 3 बैट्समैन अगर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो 3 बैट्समैन अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसकी संभावना लगभग 80 to 90% रहती है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की टीम सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। हमको ये पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में चेज हो जा रहा है, ठीक है। ठीक, अब वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की टीम जो है बल्लेबाज ठीक ठाक फॉर्म में, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। हो सकता है चेज कर ले, हो सकता है ना करे। चेज करने की संभावना ज़्यादा है, उसका एक ही रीज़न है क्योंकि आजकल ड्यू फैक्टर रहता है, तो फिर सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को उतनी रहेगी नहीं मदद ज़्यादा ड्यू गिरने पर, ठीक है। ये भी फैक्टर रहेगा, इस बात को अभी आप ध्यान में रखना। तो बॉलर्स को मदद नहीं रहेगी तो ऑब्वियस है कि जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसको उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बशर्ते वेस्ट इंडीज़ क्यों ना कर रही हो बल्लेबाजी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, बॉलिंग के लिए टफ कंडीशन है। पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चला सकते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से रेणुका सिंह है, शमाइमा ठाकुर है, ठीक है। ये 2 बॉलर है पेसर, तो आप इनमें से एक को पिक कर सकते हैं। और मीनू मानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बना सकते हैं। अगर आपको लेना होगा तो आप किसी मैच में राधा यादव को पिक करके चल सकते हैं, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, गेंदबाजी अच्छी कर रही है, फॉर्म अच्छी है इनकी। दीप्ति शर्मा एक अच्छी प्लेयर निश्चित तौर पर है, लेकिन इस करंट का फॉर्म उनका बेकार चल रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 6 प्लेयर और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 5 प्लेयर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें से अगर 2-3 बैट्समैन हो और एक ऑलराउंडर के साथ भी आप जा सकते हैं, या 5 एक गेंदबाज, एक स्पिनर, एक पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, या जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है, अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनिंग कौन आते हैं, हाइली मैथ्यूज़, क्वेना जोसेफ। नंबर 3 पर आती हैं कौन, नंबर 3 पर आती हैं सिमाइन कैपेबल। तो इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो हाइली मैथ्यूज़ तो ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है।
गेंदबाजी भी कराती हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक और साथ में बल्लेबाजी तो करती है। क्वेना जोसेफ ठीक टच में एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकती हैं। और सिमाइने कैम्पेबल की बात करूँ, इनकी फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं। तो टॉप 3 में से केवल हाइली मैथ्यूज और क्वेना जोसेफ को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग सेकंड, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना, जिसमें क्वेना जोसेफ को आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। हाइली मैथ्यूज क्योंकि गेंदबाजी कराती हैं और बल्लेबाजी अच्छी करती हैं, तो किसी अधिकतर मैचों में आप चाहेंगे कि ये प्लेयर मेरी टीम में हो, लेकिन प्लेयर है किसी मैच में फ्लॉप भी होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आती हैं रास्ता विलियम्स वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। नंबर 5 पर आती हैं डेंड्रा डॉटिन और नंबर 6 पर आती हैं आलिया अलाइने, ठीक है। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो इसमें डेंड्रा डॉटिन पर आप विशेष फोकस करके चलना, और आलियान अलाइने की बात करूं तो ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं। किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो डेंड्रा डॉटिन मेन रहेंगी। और अगर मैं टॉप 6 की बात करूँ तो हाइले मैथ्यूज़, क्वेना जोसेफ, डेंड्रा डॉटिन और अलाइने को भी आप किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना इनकी तरफ से सी हेनरी एक प्लेयर है, ठीक, जो कि नंबर 7 कभी नंबर 6 पर आती हैं, तो आप उनके साथ भी किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। तो ये रहेगी वेस्ट इंडीज़ की बात। और वेस्ट इंडीज़ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो इनकी एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के तौर पर हमारे पास हाइली मैथ्यूज़ रहेंगी, और डेंड्रा डॉटिन राइट आर्म मीडियम फास्ट भी कराती हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो एस कॉर्नेल जो इनकी राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हैं। एक प्लेयर लेफ्ट आर्म लेग स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, ए फ्लैचर पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि सेकंड इनिंग में पिच से उतनी मदद नहीं है, तो कितना ही ग्रेट प्लेयर क्यों ना हो आप उसको भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात आती है क्या सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, आप क्या करना, प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयर ओपनर दोनों की फॉर्म अच्छी है, दोनों को पिक करना। 3 नंबर वाले प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, 3 को भी और नंबर 4 को भी, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो किसी मैच में दोनों ओपनर को पिक करना, किसी मैच में दोनों में से एक को, उसके बाद 3 नंबर 4 या 5 में से एक प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं। थोड़ा सेकंड इनिंग में ईजी कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए है, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप उसके किसी मैच में 2 पेसर, तो किसी मैच में एक पेसर को पिक करना और एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर को पिक करना। और सेकंड इनिंग में तो आप किसी मैच में एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना, किसी मैच में एक और पेसर रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आप जो टीम बॉल बैटिंग सेकंड करेगी, उसके टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाजों को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। बशर्ते वो 3 नंबर 4 नंबर हो या 2 नंबर ओपनर ओपनिंग में से एक, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर के प्लेयर को भी दे सकते हैं, ठीक है। और या आप क्या कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी उसके पेसर बॉलर को भी अगर आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, अगर अच्छा बॉलर हो तो, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे में इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना है, हरमनप्रीत कौर है, जमाइमा रोड्रिक्स है, ये हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का एक चांस रहेंगे, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हाइली मैथ्यूज़, क्वेना जोसेफ, डेंड्रा डॉटिन के साथ आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। अगर रिस्क लेंगे पेसर बॉलर के साथ तो उसमें इंडिया की तरफ से रेणुका सिंह या शमाइमा ठाकुर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों थोड़ा सा लो स्कोर बनता है 130 के अराउंड, तो लगभग आप ऐसा ही लगभग रहेगा। और किसी मैच में लेकिन आप बैट्समैन को थोड़ा सा किसी फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर आप 1 नंबर उसके बाद 3 नंबर या 5 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक जरूर बनाइएगा। अब बात करेंगे इंडिया के प्लेइंग 11 की। और आपको कैसा लगता है कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, तो उसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, इसको भी आप बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है ना। इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर स्मृति मंदाना मिलेंगी। फॉर्म की बात करें 105, 9, 8, 41, 6, 51, 40, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। ठीक टच पर निश्चित तौर पर है। बल्लेबाजी के लिए सेकंड इनिंग में ज़बरदस्त कंडीशन है, तो वहाँ पर वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकती हैं। उमा छेत्री की करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार है। फर्स्ट इनिंग में तो चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है। अगर आपको लेकर ड्रॉप करना चाहिए, नो डाउट आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 3 पर जमाइमा रोड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर, दोनों की फॉर्म अच्छी है, दोनों वाइस कैप्टनसी का ही विकल्प बन सकते हैं। आप इन पर विशेष फोकस करके चलिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको ऋचा घोष।
कोई कितनी अच्छी फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन किसी मैच में आप ड्रॉप भी प्लेयर को जरूर करना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर आएंगी ऋचा घोष विकेट कीपर सेक्शन में, ठीक है। 2 54 14 1 6 ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको। नंबर 6 पर मिलेंगी मीनू मानी, ठीक है। एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के साथ साथ एक बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती हैं। तो टॉप 6 में से तब इस प्लेयर को पिक करना जब आप ऊपर से ऋचा घोष या हरमनप्रीत कौर, उमा छेत्री में से किसी को 2-3 प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। दीप्ति शर्मा की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन प्लेयर दमदार हैं और यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, तो आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी संजीवन शास्त्रा। ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं और राइट हैंड बल्लेबाजी करती हैं, कभी ऊपर भी इनको टीम प्रमोट करती है नंबर 6 पर, ठीक है। तो करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगी राधा यादव, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगी तो चाहे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में पिक करके चलना। उसका एक ही रीज़न है सेकंड इनिंग में कि यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो ले सकते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करूँ तो करंट की फॉर्म अच्छी है, इनकी एक अच्छी पिक बन सकती है। समाइमा ठाकुर की भी करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है। किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि इस वाले मैच में कुछ अन्य प्लेयर अभी आपको खेलते दिख सकते हैं, जैसे नंदिनी कश्यप है, ठीक है। ठीक ठाक नए प्लेयर हैं, ठीक है, ठीक ठाक मतलब बल्लेबाजी अच्छी करती हैं। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगी हाइले मैथ्यूज़, करंट की फॉर्म लाजवाब है, वाइस कैप्टनसी का हमेशा विकल्प रहती हैं। नंबर 2 पर मिलेंगी क्वेना जोसेफ, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो नो डाउट आप इनको पिक करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में चाहे ड्रॉप करके किसी मैच में कर सकते हैं। कैपेबल की बात करूँ तो 3 5 21 2 17 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आप चाहे तो टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद राशा विलियम्स की बात करें जो कि नंबर 4 पर आती हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए सेकेंड इनिंग में अच्छी कंडीशन है, तो क्या पता किसी मैच में कुछ कर दें। डेंड्रा डॉटिन ये एक अच्छी पिक रह सकती है क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करती हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके डेंड्रा डॉटिन पर कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगी अलायाने, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी और साथ में बल्लेबाजी भी हल्की फुल्की कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको सी हेनरी, तो इनकी राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करती हैं और करंट में फॉर्म इनका थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला चल रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी पेसर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद ना तो पेसर को है ना स्पिनर को है, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पर है। तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम गेंदबाजी कराएगी तब आप सी हेनरी को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे ए फ्लैचर, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो आप इनको किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। जेदा जेम्स की करंट की फॉर्म 0-0 पर ही चल रही है, ठीक है। इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है, ठीक है ना, कभी तो खाता खुलेगा ही। करिश्मा राम हैच की बात करूँ राइट आर्म ऑफ ब्रेक, 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बॉलिंग के ऑप्शन बहुत रहते हैं और करिश्मा को जो है बॉलिंग का मौका मिलेगा निश्चित तौर पर, ठीक है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रहेंगी इनको गेंदबाजी कराते वक्त, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे हमको कौन, शामिलिया कॉनेल, राइट आर्म फास्ट हैं, ठीक है। 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। तो कॉर्नल की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी एक मैच में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद रहती है, ठीक है। ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।